हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और यूथ कंपटीशन टाइम से बुक्स है जो कि 1 लाइनर बुक्स है। ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये आज 26 पार्ट है और इस समय हम मुग़ल कालीन जो संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर रहे हैं। कल इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और आज ये मुग़ल कालीन संस्कृत से मनसबदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं जो मुग़ल कालीन संस्कृत में मनसबदारी व्यवस्था थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हैं। आइए इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, जो मनसबदारी व्यवस्था थी इसमें ये था कि मुग़लों को इसकी प्रेरणा खलीफा अब्बास शहीद से मिली थी और ये मुग़ल सैन्य व्यवस्था के मूल आधार थी। ये मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी और मनसब का अर्थ है पद या श्रेणी जो किसी अमीर की स्थिति का बोध कराती थी। और अकबर ने संपूर्ण मनसबों को 66 मतलब अल्लाह शब्द के अंकों की गणना के योग के बराबर अर्थात 1 + 30 + 30 + 5 तो 66 जो है इसका योग करके श्रेणियों में विभाजित किया था। और अबुल फजल ने उपर्युक्त संदर्भ में केवल 33 श्रेणियों का उल्लेख किया था। और कुछ वर्षों के पश्चात अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं शवार नामक द्वैध मनसब प्रथा को प्रारंभ किया था। जात शब्द जो है किसी व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता है और जो शवार शब्द होता था ये घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था। और अकबर ने 10 से लेकर 12,000 की संख्या तक के मनसब जो है प्रदान किए थे और जो 500 से नीचे की जात वाले मनसबदार को 500 से 2500 तक के मनसबदारों को अमीर और 2500 से ऊपर वाले मनसबदारों को अमीर आजम कहा जाता था। और मनसब जो है आनुवंशिक जो है नहीं होते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुग़ल शासकों के अंतर्गत जो मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई थी, तो ये मध्य एशिया से हुई थी। और अकबर ने जिस मनसबदारी प्रथा को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी, तो मंगोलिया जो कि मध्य एशिया से है यहाँ से उधार ली गई थी। और अकबर ने मनसबदार प्रणाली को की स्थापना जो है कब की थी, तो 1575 ईस्वी में की थी। मनसबदारी प्रणाली जो है किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो अकबर के द्वारा आरंभ की गई थी। भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति जो है किसके शासनकाल से समृद्ध की जा सकती है, तो चंगेज खां के साथ जो है समृद्ध जो है की जा सकती है। और मनसबदारी व्यवस्था में मनसब से क्या तात्पर्य है, तो ये एक पद था, यह इसे ओहदा भी कहते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर की जो सैनिक एवं असैनिक सेवा का क्या नाम था, तो जो सैनिक एवं असैनिक सेवा का नाम जो है मनसबदार ही था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुग़ल मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन थे, तो ये मीर बख्शी के अधीन थे। और मुग़ल कालीन सरकारी जो है कुलीन वर्ग को क्या कहा जाता था, तो जो मुग़ल कालीन सरकारी कुलीन वर्ग थे उनको मनसबदार कहा जाता था। मनसबदारों की जात और शवार के आधार पर कितनी श्रेणियां थीं, तो 3 श्रेणियां थीं। एक मिनट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनसबदारी व्यवस्था में जात की जो है कितनी संख्या का अभिप्राय होता था, तो ये पदक्रम या वेतन का जो है इसमें अभिप्राय होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो उनका पद जो है उत्तराधिकारी रूप में था।
उनका पद जो है उत्तराधिकारी के रूप में नहीं था, यह वंशानुगत जो है नहीं था। मनसबदारों के संपूर्ण आय के दावे में 1/4 की कटौती अमीरों को किस वर्ग से जुड़ी थी? तो ये राजपूत वर्ग से जुड़ी थी। और 1585 से 1586 में केवल जिस राजपूत को 5000 का मनसब प्राप्त था वह कौन था? तो भगवान दास थे, जिन्हें भगवंत दास के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1595 से 96 में मुगल मनसबदारों का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया गया था? तो 3 भागों में किया गया था। 500 से 2500 से जो है कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? तो ये अमीर कहलाते थे। और 2500 से ऊपर के मनसबदारों को क्या कहा जाता था? तो अमीर आजम कहा जाता था। किन्होंने अकबर के शासनकाल के अंतिम दौर में 500 जात तथा उससे ऊपर की श्रेणी वाले अमीर वर्ग का प्रभुत्व जमाया? तो राजपूत तथा अन्य हिंदुओं ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अस्पा व सिंह अस्पा पद का सर्वप्रथम जो है किसके शासनकाल में लागू किए गए थे? तो जहांगीर के समय में लागू किए गए थे। किस एक दूत को एक मुगल बादशाह ने 400 का मनसब जो है प्रदान किया था? तो कैप्टन हॉकिंस को जो है 400 का मनसब प्रदान किया था। और ये किसने प्रदान किया था? किस मुगल बादशाह ने? तो जहांगीर ने प्रदान किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो ये जहांगीर था। और मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान किसके मासिक मान जो है स्केल मंथ रेटियो जो है किसके काल में प्रारंभ हुआ था? ये जो मासिक मान था तो ये शाहजहां के काल में जो है मासिक मान जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसबदारों हेतु माहवार वेतन प्रथा जो है किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। मासिक या माह, और यहाँ जो है माहवार दे रखा है, एक ही है। तो शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ थे, केवल भाषा को चेंज किया गया है, शब्दों को, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। और किस मुगल शासक के अधीन हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% मतलब कुल मनसबदारों के 1/3 भाग थी? तो औरंगजेब के अधीन थी। किस बादशाह की सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? तो औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैर मुसलमान अमीरों की संख्या सबसे अधिक जो है किसके काल में थी? तो यहाँ गैर मुसलमान दे रखा है, और कभी कभी हिंदू वर्ग भी पूछ लेता है। तो औरंगजेब के काल में जो है इनकी संख्या जो है सबसे अधिक थी। मुगल साम्राज्य में अमीरों का वेतन जो है किस प्रकार नियत किया जाता था? तो उनकी मनसब संख्या के अनुसार नियत किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य कथन क्या है? तो मनसबदारी एक एकल सेवा थी जिसमें जो है असैनिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व जो है जुड़े हुए थे। आगे देखिए, मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य कथन क्या है? तो मनसबदारी संस्था जो है शासकीय नियुक्ति द्वारा थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था में सही कथन क्या है? तो फर्स्ट नंबर देखिए, मनसब की 33 श्रेणियाँ थी। सेकंड नंबर देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो है मनसबदार होते थे। थर्ड नंबर देखिए, जात और सवार का पद जो है मनसबदार से संबंधित था। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सही कथन क्या है? तो प्रत्येक मनसबदार की संशुद्ध परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था। मनसबदारों को वेतन जागीरों के रूप में प्राप्त होता था। और मनसबदारों को सशर्त या पदेन या मशरूत पद भी प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सही कथन क्या है? तो
इसमें जो है मनसबदारों के 3 वर्ग थे। उन्हें मशरूल या सशर्त पद जो है प्रदान की जा सकती थी, मतलब उन्हें मशरूल या सशर्त पद जो है प्रदान की जा सकती थी। और सभी सैन्य एवं नागरिक अधिकारियों को मनसब या पद जो है प्रदान किए जाते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य कथन क्या है? तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था जो है या अकबर ने मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ की थी और मनसबदारों का श्रेणीकरण उनकी जात और सवार के आधार पर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य कथन क्या है? तो 1574 में अकबर ने अमीरों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को मनसब आवंटित कर उन्हें एकल सेवा तंत्र में बदल दिया। यह मनसब किसी अधिकारी के पद, वेतन और सैन्य दल के आकार को इंगित करता था। व्यवहारिक स्तर पर कुछ बहुत छोटे या धर्म अधिकारियों को छोड़कर सरकार सभी शेष अधिकारी मनसबदार थे और किसी अधिकारी की पदोन्नति या पदान्नति जो है इस तथ्य पर निर्धारित होती थी कि उसके अधीन जो है कितने मनसब बढ़ाए या घटाए गए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य कथन क्या है? तो प्रत्येक जागीरदारी जो है प्राथमिक रूप से मनसबदार था और परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। मतलब प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था परंतु प्रत्येक मनसबदार जो है जागीरदार नहीं था। और कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी की जाती थी, जागीरों द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य कथन क्या है? तो अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रखरखाव कर रखना पड़ता था और घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता, घोड़ों को जो है यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना अवश्य होता था। ये सत्य कथन थे अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के विषय में। आगे देखिए, अब जागीरदारी या जमींदारी व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। तो जो जागीरदारी व्यवस्था थी, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, तो मुगल काल में मनसबदारों को जब नगद वेतन के बदले किसी भू क्षेत्र का राजस्व आवंटित की जाती थी तो वह उसकी जागीर अथवा तियूल कही जाती थी और जागीर प्राप्तकर्ता को जागीरदार अथवा तियूलदार कहा जाता था। और जागीर की अनुमति जो है आय को जमा तथा वास्तविक रूप से प्राप्त होने वाली आय को हासिल कहा जाता था और नगद प्रदत्त के बदले प्रदत्त जागीर को जागीर तनख्वाह जो है कहा जाता था। जो नगद प्रदत्त के बदले प्रदत्त जागीर को जागीर तनख्वाह जो है कहा जाता था। आगे देख लीजिए, जागीर तथा किसी प्रशासनिक पद के साथ जो है प्रदत्त जागीर को मशरूत जागीर भी कहा जाता था। और यदि मनसबदार के जो है उसके अधिराज्य अथवा अधिकार क्षेत्र का भूराजस्व आवंटित किया जाता था तो वह उसकी वतन जागीर कहलाती थी और जागीरों को जागीरदार को केवल राजस्व निर्धारण एवं संग्रह का ही अधिकार होता था। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शवानिगार जो कि जागीरदारों की गतिविधियों की सूचना केंद्र को भेजना था। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखिए, वतन जागीरदारों के अपवाद को छोड़कर साधारण जागीरें जो है हस्तांतरणीय थी। आगे क्वेश्चन देख लीजिए वतन जागीरदार से। वतन जागीरदार की अवधारणा की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो अकबर के शासन के अंतिम वर्षों के दौरान हुई थी। और वतन जागीर की अवधारणा की उत्पत्ति तथा संकल्पना के संदर्भ में जानकारी का प्राथमिक स्रोत क्या था? तो यह बीकानेर के राजा राय सिंह के लिए अकबर का फरमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने जागीरदारी स्थानांतरण प्रथा क्यों लागू किया था?
क्योंकि वह जागीरदारों को स्थायी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने जागीरदारी स्थानांतरण प्रथा जो है लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल जमींदारों के संबंध में सही कथन क्या है? तो पूरे परगना के लिए अधिकृत जमींदारों को है, मतलब फिर से देख लीजिए, पूरे परगना के लिए अधिकृत जमींदार को कुछ निश्चित टुकड़ियों के साथ सैन्य सेवा देनी होती थी और परगना के कुछ ही गांवों के हिस्से या तरफ के धारक को जो है जमींदार को सलामी देनी होती थी। तो ये जो है जमींदारों के विषय में सही कथन थे। आगे देखिए जमींदारी व्यवस्था से, तो मुगल काल में जमींदार जो है वे भूस्वामी होते थे, जिन्हें कुछ ग्रामों से भू राजस्व वसूल करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त होता था और जमींदारी का वंशानुपात अधिकार होने के बावजूद जमींदार जो है भूमि का स्वामी नहीं होता था। और आगे देखिए, जमींदारों को देशमुख, पाटिल अथवा नायक आदि नामों से जाना जाता था और जमींदार शासन को भू राजस्व के रूप में एक निश्चित धनराशि प्रदान करता था तथा उसी के अनुपात में वह कृषकों से भू राजस्व वसूल करता था। भू राजस्व की वसूली के लिए जमींदार को भू राजस्व का 10% प्राप्त होता था, जिसे मलिकाना कहा जाता था। नोट में देख लीजिए, जमींदारी और जागीरदारी में प्रमुख अंतर यह था कि जमींदारी एक स्थायी पुश्तैनी हक होता था, जबकि जागीरदारी जो है हस्तांतरित होती थी। यही दोनों में डिफरेंट था, जमींदारी और जागीरदारी में। आगे देख लीजिए, सैन्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुगल सेना में किन वर्गों को सम्मिलित किया गया था? तो ईरानी, तुरानी, अफगान, भारतीय मुसलमान एवं मराठों को जो है मुगल सेना में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सेना का गठन जो है किस पद्धति पर किया गया था? तो दशमलव पद्धति पर किया गया था। और अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था जो है किस पर आधारित थी? तो ये मनसबदारी व्यवस्था है, मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी इनकी सैन्य व्यवस्था। एक मिनट, आगे देख लीजिए, मुगलों के अंतर्गत सेना विभाग को कौन देखता था? तो मुगलों के अंतर्गत जो है सेना विभाग का प्रमुख है जो सेना विभाग को देखता था वो मीर बख्शी देखता था। और अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो ये मीर बख्शी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलों की सैन्य शक्ति का मुख्य स्तंभ क्या था? तो ये घुड़सवार सैनिक थे। अहदी सैनिक जो है किनसे समृद्ध होते थे? तो ये बादशाह से समृद्ध होते थे। मतलब इन सैनिकों की भर्ती या वेतन, वस्त्र, घोड़े आदि जो है राज्य की ओर से दिए जाते थे। इन्हें अहदी कहा जाता था, अहदी सैनिक कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहदी घुड़सवार सिपाही जो के विषय में सही कथन क्या है? तो इनके विषय में सही कथन है कि अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की और इन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया और सम्राट ही इनका आसन्न कर्नल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सेना के सैनिकों में जो है कौन सर्वाधिक वेतनभोगी होता था? तो अहदी जो है सर्वाधिक वेतनभोगी होता था। सम्राट द्वारा नियुक्त परंतु सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक क्या कहलाते थे? तो जो मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक थे वे दाखिली कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में जो है किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुए थे? तो ये अकबर के काल में प्रारंभ हुए थे। और सल्तनत कालीन में ये दाग और चेहरा की प्रथा जो है, दाग और हुलिया की, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी और मुगल में जो है अकबर के राज्यकाल में प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में अहसाम और शेहबंदी क्या था? तो अहसाम और शेहबंदी जो है सैनिकों के प्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुगल काल में खिदमतिया कौन थे?
तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिन्हें शाही महल के आसपास की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता था, इन्हें खिदमतिया कहते थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो मेवरा धावक एवं जासूसी कार्य में कुशल, शमशेरबाज, तलवार चलाने में निपुण, पलकिया या कहार या पालकी उठाने वाले को जो है ये मुगल सैन्य व्यवस्था के विषय में सत्य कथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की भारत विजय में सेना के किस भाग का महत्वपूर्ण योगदान था? तो घुड़सवार एवं तोपखाना प्रभाग का जो है ये महत्वपूर्ण योगदान था। और मुगल घुड़सवार सेना का संगठन जो है किस व्यवस्था पर आधारित था? तो मुगल घुड़सवार सेना का संगठन जो है मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था। मुगल काल में पील खाना विभाग किसकी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था? तो हस्त सेना के लिए जो है उत्तरदायी था पील खाना। मुगल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल नौसेना प्रभाग का अध्यक्ष कहलाता था? तो मीर बहर कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में गाजी खां, शेर दहाड़, फतेह लश्कर, जहाँ कुशा आदि क्या थे? तो ये बड़ी तोपें थी। देखिए कितना कन्फ्यूजन है, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आप इसको तोप नहीं समझ सकते कि ये तोपों के नाम थे। तो मुगल काल में तोपों के नाम क्या थे, एक बार और देख लीजिए, गाजी खां, शेर दहाड़, फतेह लश्कर और जहाँ कुशा आदि जो है क्या थी? तो ये बड़ी तोपें थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल तोपों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो गजनाल जो हाथी पर ले जाने वाली तोप थी, नरनाल ये सैनिकों द्वारा ले जाने वाली तोप थी, और शुतरनाल ये ऊंट पर ले जाने वाली तोप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में नरनाल जो है किस प्रकार की तोप थी? तो नरनाल जो है मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप थी, या सैनिकों द्वारा ले जाने वाली तोप थी, उसे नरनाल कहते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। अकबर के राज्यकाल में कौन जो है तोप के विशेषज्ञ थे? तो उस्ताद कबीर एवं हुसैन जो है ये तोप के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सैन्य व्यवस्था के विषय में सत्य कथन क्या है? तो मुगलों का सैन्य संगठन जो है प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया और जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सेना में मराठे सरदारों की संबंधित सही कथन क्या थे? तो जो मुगल सेना में मराठा सरदारों से संबंधित सही कथन है, तो मराठा सरदारों ने जहांगीर काल में मुगल सेना में प्रवेश किया और मराठों को सेना में सम्मानजनक स्थान दिया गया, और हिंदू सरदारों में सर्वाधिक संख्या जो है मराठों की ही थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने लिखा कि यूरोपीय सामुद्रिक डाकुओं द्वारा हज के लिए जाने वाली पोतों का लूटने के कारण बादशाह औरंगजेब ने नौसेना को शक्तिशाली बनाने का निश्चय किया? तो यह विदेशी यात्री ने लिखा था मनुची। जो मनुची विदेशी यात्री थे उन्होंने ऐसा लिखा था कि यूरोपीय सामुद्रिक डाकुओं द्वारा हज जाने वाले पोतों को लूटने के कारण बादशाह औरंगजेब ने नौसेना को शक्तिशाली बनाने का निश्चय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी यात्री मनुची के विषय में सत्य कथन क्या था? तो मनुची ना तो जौहरी था और ना ही शिल्पकार था। मनुची दारा की सेना में तोपची था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतावली यात्री को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो ये चिकित्सक जो मनुची को नियुक्त किया गया था। आगे विविध से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, मुगल कालीन प्रशासन जो है किस प्रणाली पर आधारित थी? तो स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश राजतंत्र पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलूतेदार शब्द का प्रयोग सामाजिक श्रेणियों में किसे निर्देशित करने के लिए होता था? तो ये सेवादार लोगों को निर्देशित करने के लिए होता था बलूतेदार शब्द का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक का पद प्रदान किया?
तो मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरोड़ी शब्द किस प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो शवाहनी निगार के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बड़े सामंतों के बीच वह सम्राट इतना प्रभावशाली था कि कोई अपना सिर बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन साधारण वर्ग के साथ वह उदार एवं मिलनसार था और स्वेच्छा से उन्हें अपने पास आने देता था और उनकी अर्जियां सुनता था। वह उनके उपहार खुशी से कबूल करता था और उन्हें अपने हाथों में लेकर अपनी छाती से लगा लेता था। उपर्युक्त उदाहरण का लेखक जो है किसे माना जाता है और उसने किस राजा के बारे में ऐसा उल्लेख किया है? तो ये फादर मांशेराट लेखक थे और इन्होंने अकबर सम्राट के बारे में ऐसा लिखा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा राजा की जो है मुग़ल पदवी जो है किसे प्रदान की गई थी? तो जय सिंह को जो है मिर्जा राजा मुग़ल की पदवी प्रदान की गई थी। और ये किसने प्रदान की थी, किस मुग़ल सम्राट ने? तो औरंगजेब मुग़ल सम्राट ने जय सिंह को मिर्जा राजा की जो है पदवी प्रदान की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासन के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के अधिकारी के लिए किया जाता था? तो अकबर के प्रशासन तंत्र में जो है किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के अधिकारी के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन ऐसे तथ्य हैं जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट घोषित करने में सहायक हैं? तो प्रशासकीय एकता और कानून की एक रूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और अकबर की धार्मिक नीति जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट घोषित करने में सहायक हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाहों में किसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था या कहा जा सकता है? तो अकबर को जो है प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का शासन किस लिए जाना जाता है? तो क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए जो है इनका शासन जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल अकबर द्वारा राजस्व वसूल करने का उचित ठहराता है क्योंकि यह सार्वभौमिकता के लिए मुआवजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राजस्व व्यवस्था के विषय में सत्य कथन क्या है? तो सारे मुगल साम्राज्य में राजस्व चुकाने की कोई एक समान विधि नहीं थी, ये सत्य कथन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में खालसा शब्द का क्या तात्पर्य था? तो यह वह भूमि थी जहाँ से शाही कोष के लिए लगान एकत्र किया जाता था, उसे खालसा नाम दिया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे? ये क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीटेड हुआ है। तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शतावली यात्री ने अपना जीवन धारा सिखों के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? तो मनूची ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोडरमल की उपलब्धि क्या थी? मुख्य उपलब्धि तो राजस्व प्रशासन से संबंधित क्षेत्र में इनकी मुख्य उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीरबल किसकी अदालत में सलाहकार था? तो अकबर की अदालत में एक सलाहकार थे, अकबर के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? तो अकबर ने किए। और मुगल बादशाह किसने जागीर प्रदान करते थे? तो मुगल बादशाह जो है किससे जागीर प्रदान करते थे? तो महाल पैबाकी से ये जागीर प्रदान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था और यह बात किस दृष्टिकोण से प्रत्याशित होती है? कि धार्मिक दृष्टि से उदार एवं प्रजापालक था, इसीलिए इसे राष्ट्रीय शासक कहा गया। और इसी दृष्टिकोण से ये प्रत्याशित भी होती है कि धार्मिक दृष्टि से उदार एवं प्रजापालक था, क्योंकि सभी धर्मों को मानता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो औरंगजेब का साम्राज्य जो है सबसे बड़ा साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह को अकबर का पूर्णगामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकबर ने शेर शाह की नीतियों को लागू किया था, खासकर से राजस्व व्यवस्था को इसने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किस शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो फतेहपुर सीकरी की जो है इसने स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दक्षिण के सूबे कौन से थे? तो जो दक्षिण के सूबे थे तो अहमदनगर, बरार और खानदेश जो है अकबर के समय में दक्षिण के सूबे अकबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के अमीरों से संबंधित सही वक्तव्य क्या है? तो अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में जो है उसके अमीरों में मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे। 1561 ईस्वी से उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की, जिन्हें अपने पैतृक स्थानों को मनसब एवं एवज में रखने का अधिकार था, और अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए उसने जो है उनकी जागीरों को वापस ली और उन्हें नगद जो है भुगतान किया। साथ ही घुड़सवार की सेना के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उसने दाग प्रथा और उपस्थिति संबंधी नियम जो है सख्ती से लागू किए थे। आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मुगल कालीन अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कल हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। मुगल कालीन अभिजात कुलीन वर्ग की क्या विशेषताएं थी? तो यह बादशाहों द्वारा निर्मित थी और इनमें सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। मनसबदारी कुलीन वर्ग का जो है निर्माण करते थे। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए, मुगल कालीन अभिजात जो है कुलीन वर्ग की क्या विशेषताएं थी? तो ये बादशाहों द्वारा निर्मित थी, जो अभिजात कुलीन वर्ग था, और इसमें सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। मनसबदार कुलीन वर्गों का निर्माण करते थे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जागीरदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और जो विविध से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम मुगल कालीन संस्कृत के जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उनको लेकर आएंगे, तो इससे वीडियो लंबी भी नहीं होगी और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ जाते हैं और माइंड में बने रहते हैं। बहुत लंबी वीडियो में ये होता है कि सब हौच पौच हो जाता है और सारी चीज़ें कुछ टाइम के बाद माइंड से निकल जाती हैं, इसलिए मैंने बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाई है। कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जो कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड रहेगा। तब तक आप इसको कंप्लीट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। कोई रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन मिस मत करिएगा, क्योंकि आल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, आप खुद देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आए हुए ही हैं और ये आल एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं। तो आज के लिए इतने ही, कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।